अब हम लोग का आज का अभी का टॉपिक है खाद्य सुरक्षा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। और भारतीय संदर्भ में हम लोग बात करेंगे खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है, और थोड़ी बहुत साथ साथ दुनिया में क्या स्थिति है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी किया है दुनिया भर में भुखमरी की क्या स्थिति है। भुखमरी के मामले में मैंने एक वीडियो बनाया था। क्या है, कितने लोग भुखमरी के शिकार हैं पूरी दुनिया में? लगभग 74 करोड़। लगभग 74 करोड़ भुखमरी के शिकार हैं, ठीक है, जिनको भोजन नहीं मिलता है। भारत में भी खाद्य सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। बराबर खबरों में आता है कि लोग पेट भरने के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं। खबरों में आता है ना। खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है जीवन के लिए। भोजन, ठीक है, बेसिक नीड है, मूलभूत जरूरत है। पहले पेट भरा हुआ हो तभी कुछ हो सकता है। एक कविता है, गोली खाने के बाद एक व्यक्ति के मुंह से निकला राम, एक व्यक्ति के मुंह से निकला अल्लाह, एक व्यक्ति के मुंह से निकला माओ, और एक व्यक्ति के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पहले 3 के पेट भरे हुए थे। नहीं समझे क्या कहने का तात्पर्य? जब पेट भरा हुआ हो तभी विचारधारा में लोग फंसता है या विचारधारा में उलझता है, विचारों की बात करता है, चाहे वो धर्म की बात हो या किसी महान विद्वान की विचारधारा की बात हो, जैसे मार्क्सिज्म की बात हो, माओवाद की बात हो, हिंदुइज्म की बात हो या इस्लाम की बात हो। तो धर्म में, विचार में, दर्शन में उलझता है वही व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है। और पेट भरा हुआ नहीं है तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए, ठीक है। अगर आप भूखे हैं, अगर आप भूखे हैं तो आप जहां भी जाइएगा आपको नजर आएगा क्या? रोटी, भोजन, खाना। ये सच है, आदमी का सच है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा में है तो समझ जाइए घर से खाना ठीक से खाकर नहीं चला है। एक कारण हो सकता है, ये नहीं करें कि केवल एक कारण यही होगा, लेकिन प्रायः भूख में लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं। तो भोजन की सुरक्षा सभी को उपलब्ध नहीं है। अब उसी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा के कई पहलू हैं। केवल भोजन खा लेना, कुछ भी खाकर पेट भर लेना, सबसे पहली बात तो मिलना चाहिए भोजन। सबसे पहली बात भोजन मिलना चाहिए, यानी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। और उपलब्ध होने के बाद दूसरी बात है परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। कभी कभी खरीदने की क्षमता होती है, उपलब्ध नहीं होता है, और कहीं कहीं उपलब्ध होता है, कैपेसिटी नहीं होती है। तो क्या भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए और खरीद क्षमता होनी चाहिए। उपलब्धता है, खरीद क्षमता भी है, भोजन तक पहुंच नहीं है, ये होता है। हाँ, होता है, ये भी होता है। उसके बाद आप कुछ भी खाकर, खरीद कर पेट भर सकते हैं, लेकिन आपके शरीर की 2 तरह की भूख होती है। एक खुली भूख, जो कुछ भी खा के पेट भर लिए, ठीक है, ब्रेड खा लिए, अंडा खा लिए, चावल खा लिए, कुछ भी खा लिए, पेट भर गया, ये छिपी भूख, खुली भूख हो गया। एक होती है छिपी भूख, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार के बाद ही वो भूख मिटेगी। उसमें क्या क्या चाहिए आपको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स,
ठीक है, ये सारा कुछ चाहिए। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिशियंस, सूक्ष्म पोषक तत्व, कैडमियम, ये मैग्नीज, जिंक, ये सब चाहिए। देखते कोरोना काल में जिंक कोविड, जिंक प्लस विटामिन की गोली कितनी फेमस हुई थी। तो जिंक बॉडी में कम हो जाएगा तो कोरोना मार देगा। जिंक कोविड खूब बिका था, ब्लैक में भी बिका था, हम भी खरीद के रखे हुए थे लेकिन यूज नहीं किए। जिंक कोविड चाय में कहा जाता है, जिंक होता है चाय पत्ती में। तो ये छिपी भूख भी मिटनी चाहिए, समझ भाई बात। ऐसे इंडियन डिश जो है वो आपको सारा चीज दे देगा। इंडियन थाली, थाली में क्या क्या है, दाल भात चोखा, डीवीसी नहीं चलेगा, उसमें तो नहीं मिलेगा पूरा। दाल भात होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, भाजा होना चाहिए, घी उसमें होना चाहिए, अचार होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, है, पापड़ होना चाहिए, भाजा में बैगन का, आलू का, और चटनी होना चाहिए, रायता होनी चाहिए, और ये सब कुछ गरम गरम हो, ताजा हो, लास्ट में दही, चीनी, गुड़। तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, हंसने वाली बात नहीं है। इंडियन थाली जो है, भारतीय थाली, परंपरागत थाली, उसमें सारा कुछ अवेलेबल होता है। क्या ऐसा भोजन ससुराल में ज्यादा मिलता है। दोस्त की शादी में गया होगा। तो, तो खाद्य सुरक्षा का मतलब ये हुआ, छिपी भूख भी मिटे, खुली भूख भी मिटे, भोजन की उपलब्धता हो, भोजन तक पहुंच हो, भोजन को क्रय करने की क्षमता हो, और सभी समय के लिए सभी लोगों को उपलब्ध हो, तब माना जाएगा खाद्य सुरक्षा। ये नहीं एक दिन खा लिए और एक दिन भूखे हैं। भारत में भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना खा के सो जाते हैं, दिन में खाए बिना, रात में भूखे, या दिन में नहीं खाए रात में खा के सो गए, बहुत लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा की जो परिभाषा हुई वो हुई सभी लोगों के लिए, सभी समय के लिए, सभी प्रकार के आवश्यक पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन की उपलब्धता, भोजन तक पहुंच और भोजन को प्राप्त करने की क्रय शक्ति ही खाद्य सुरक्षा है। तब माना जाएगा कि खाद्य सुरक्षा की स्थिति सामान्य है। अगर इसमें कमी है तो खाद्य असुरक्षा, क्या खाद्य असुरक्षा की स्थिति है। ठीक है, लिखिए, सभी लोगों के लिए, सभी समय के लिए सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन की उपलब्धता, भोजन तक पहुंच और भोजन को प्राप्त करने की क्रय क्षमता, ताकि सभी लोग सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन जी सके। इसी स्थिति को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। देख लिए,
भारत में क्या स्थिति है, विश्व में क्या स्थिति है, इस पर वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की, भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति। भारत में सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में कितने टोटल है? 121 121 देशों में भारत की रैंकिंग 107वीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में कितनी है भारत की? 107वीं। कितना में? 121। ये बताता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा सभी को प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि 107वीं रैंकिंग 121 देश में काफी चिंताजनक। देखिए, यह स्थिति काफी चिंताजनक। काफी चिंताजनक है। अब चिंताजनक है यानी खाद्य असुरक्षा की स्थिति है, यानी खाद्य सुरक्षा जरूरी है। खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहां खाद्य असुरक्षा की स्थिति है। 121 देशों में 107वीं रैंकिंग है हमारी, बहुत ही खराब स्थिति है। तो क्यों है? खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है? खाद्य असुरक्षा की स्थिति क्यों है? ठीक है, खाद्य सुरक्षा चिंताजनक स्थिति। वाह, हो गया। तो अब हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा की समस्या, खाद्य असुरक्षा की जो समस्या है भारत में, उसके क्या कारण है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के मामले में चिंताजनक स्थिति या खाद्य असुरक्षा के कारण समझ गए? पूछा जाएगा खाद्य खाद्य सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है, कैसे, क्यों है, तो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। या पूछा जाएगा भारत में खाद्य सुरक्षा की जरूरत है, क्यों, क्या कारण है, तो कारण पर हम बात करेंगे। बहुत तरह की समस्या है। सबसे पहले
हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या प्राकृतिक आपदा की है। पहला, प्राकृतिक आपदा। भारत में कहीं न कहीं, कभी न कभी पूरे देश में कोई न कोई आपदा चल रही होती है। अभी कौन सी आपदा? कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, और कहीं मानव जनित आपदा भी, मणिपुर जल रहा है। हो जाए बात। तो प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सूखा, चक्रवात, टिड्डी दल का आक्रमण, ये और लैंड स्लाइडिंग वगैरह वगैरह, कोई भी ऐसी आपदा नहीं है जो भारत में नहीं पाई जाती है। तो इसके कारण क्या होता है? फसल नष्ट होते हैं, और जब फसल नष्ट होता है तो खाद्य सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो जाती है। फसल ही जब नष्ट हो जाएगा तो खाद्य सुरक्षा की स्थिति गंभीर होगी। देखिए, बाढ़, सूखा, चक्रवात, लोकस्ट अटैक। लोकस्ट अटैक क्या हुआ? टिड्डी दलों के आक्रमण से बार बार फसल नष्ट होते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो जाती है। ठीक है, ये प्राकृतिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? गरीबी व्यापक है हमारे यहाँ, बेरोजगारी, पिछड़ी कृषि, और कोई कारण है खाद्य असुरक्षा का? है जनसंख्या का दबाव, और हो तो गया, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ी कृषि, जनसंख्या विस्फोट। वही पिछड़ी कृषि में सब आ जाएगा। वो उतना नहीं है, आर्थिक कह रहे हैं हम। एक चीज जो सुबह से पढ़ा है भूल गए आप लोग, है महंगाई। उनका तो अभी क्या यहाँ क्या बताया? क्रय शक्ति बहुत बड़ा कारण है। हम लोग रिकॉर्ड 26 करोड़ टन ये अनाज पैदा करते हैं। भारत में रिकॉर्ड ये उत्पादन होता है ना। हर साल भारत में रिकॉर्ड टूटता है अनाज का, फिर भी लोग भूखे मरते हैं। कहीं ना कहीं ये कमी है क्या? सरकार पहुंचा नहीं पाती है अनाज जरूरतमंद लोगों तक। तो गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ी कृषि, महंगाई आर्थिक कारण में देंगे। ठीक है, महंगाई लिख रही है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, जैसी स्थितियां भी खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में बाधक हैं। जातीय विभाजन और असुरक्षा का कारण है। जातीय विभाजन है ना, बहुत दिनों तक हमारे समाज का एक हिस्सा बहुत चीजों से वंचित रहा। विभाजन है, धार्मिक विभाजन उतना नहीं, जातीय विभाजन। यहाँ तो सभी धर्म
जातिवाद भारतीय समाज का एक लक्षण है। ऐसे हिंदू धर्म ही नहीं है, इस्लाम में भी है, हर एक धर्म में। भारतीय समाज की एक विशेषता है जातीय विभाजन। सबसे बड़ा रोड़ा भारत के विकास में यही है। जिस दिन जातीय विभाजन खत्म हो जाएगा, भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत। भारत सुपर पावर था, ही है, लेकिन रहेगा। दुनिया की इकोनॉमी में फिर गड़बड़ हो गया। वाईफाई कनेक्शन हो। किधर लिखा है नो नेटवर्क? ये अपना वाईफाई से नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा देर के बाद हो सकता है आ जाए। थोड़ी देर 5 मिनट रुक जाओ। आ रहा है, है? इको जोक के बाद लाइव क्लास हटा देंगे संडे को। उपस्थिति भी कम होते जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस इको जोक ये सेक्शन कंप्लीट करा देते हैं। हाँ करो, नहीं नहीं फिर दो हो जाए, 2 वीडियो हो जाए, दो देखो। हो गए। सब सुनाई दे रहा है तुम क्या कर रहे हो? तो हम कह रहे थे कि एंशियंट टाइम में एक टाइम था, पूरे इंडिया, पूरे ग्लोबल जीडीपी में भारत का, आपको आश्चर्य लगेगा, 25% हिस्सेदारी थी। 75% में पूरी दुनिया, 25% हमारी। ग्लोबल ट्रेड में भी यही स्थिति थी, भारत की स्थिति। हो गया। तो भारत सुपर पावर था, एंशियंट टाइम में था। पाटलिपुत्र हम लोग बैठे हुए, उसकी स्थिति वही थी जो आज वाशिंगटन की स्थिति है। तो समय का सुपर पावर कौन था? यूनान, सिकंदर। क्या हुआ? बॉर्डर से ही वापस, अब फिर आया उसका सेनापति, तो क्या हुआ? अपना क्षेत्र से भी हाथ धोना पड़ा। सुपर पावर था, अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में रहेगा। क्या? तो लिखिए, जातीय विभाजन, सामाजिक सांस्कृतिक कारक में जातीय विभाजन हो गया। और लैंगिक विषमता होगी कि नहीं? लैंगिक भेदभाव कैसे? खाद्य असुरक्षा का कारण लैंगिक भेदभाव है। कैसे लैंगिक भेदभाव? मतलब मेल फीमेल में
भेदभाव करना कैसे बताइए, लड़कियां बताइए, आप लोग ज्यादा समझती होंगे। तब तो अच्छा है, खा लीजिए किचन में। लैंगिक भेदभाव के कारण क्या होता है, बच्चों को खाना बढ़िया, बच्चियों को कम। अब पहले पुरुष खा लेंगे तब बचेगा तो महिलाएं खाएंगी। अगर महिलाएं पहले खा ली तो घर की स्थिति सामान्य नहीं रहेगी। ये हुआ लैंगिक भेदभाव। तो क्या होता है, कभी कभी संपन्न घरों में भी क्या होता है, खाना बना, पुरुष को अच्छा लग गया, अब महिला और खाइए और खाइए, अब पुरुष खत्म कर दिया, कुछ बच गया तो बेचारी फिर जाके बनाएगी, जो है उतना ही खा के हो गई। खाली इतना भर से संतोष हो गया कि हमारा बेटा, हमारा हस्बैंड अच्छा खा लिया, बस। बहुत त्याग करती है महिलाएं हर एक घर में। तो लैंगिक भेदभाव एक बड़ा कारण है। ठीक, हंसते हो क्या है? और माँ बाप बहुत, जो पहले होता था अभी भी होता है कि लड़कियों को सीधे कह देते तुम तो दूसरे घर में जाओगी, बेटा बेटा खाएगा तो कमाएगा तो हमको भी खिलाएगा। है, वो भी महिला ही बोलती है ना, पुरुष नहीं बोलता है। पुरुष पुरुष वर्ग ने ऐसा ढांचा, मेंटल स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है ना कि महिलाएं ही महिलाओं का शोषण करती है। ज्यादातर लड़कियों का के शादी की जो बातचीत होती है तो दहेज का और सामान का लिस्ट कौन बनाती है, भाई ननद और सास मिलके। चलिए, हाँ जो है जैसे है चलने दो। हाँ, क्या हम सेव कहाँ कह रहे हैं, जेंट्स इनोसेंट होते? अच्छा, वो जेंट्स इनो जेंट्स इनोसेंट नहीं होता है, जेंट्स इनोसेंट नहीं होता है, जेंट्स तो दोषी होता ही है। वो हथियार बनाता है किसको, महिलाओं को। यानी पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग के कंधे पर बंदूक रखकर कि हम नहीं कह रहे, घर से ऑर्डर है, हाँ गृह मंत्रालय से, ऐसे ही टिप्पा टिक्का टिप्पणी करके लोग बचने का प्रयास करते हैं। जो फैसले लेते हैं वो थोप देते हैं किचन कैबिनेट्स। अब बताते हैं, एक कल पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति था बहुत स्कॉलर और मामले को बहुत अच्छे ढंग से संभालता था। तो उसके पास एक परिचित महिला आई, ट्रस्ट चलाने वाली। वो आते ही बोली कि मैं ये प्रोग्राम करने जा रही हूँ, चैरिटी शो है, और इसके लिए आपका चंदा जो है मैं निर्धारित कर दी हूँ 1000। तो परिचित थी तो हक से बोलने लगी 1000 आपको देना है, जल्दी दीजिए निकालिए। नहीं समझे, परिचित थी इसलिए बोल रही थी। तो अब ये जो थे महाशय, ये सोचने लगे कि क्या किया जाए, 1000 देने का अभी तो स्थिति, देने की स्थिति नहीं है। तो उन्होंने बड़े चालाकी से कहा ठीक है मैं दूंगा, आप जो कह रही दूंगा एकदम, लेकिन खुशी से दूंगा, मैं दूंगा, चंदा दूंगा लेकिन खुशी से दूंगा। हाँ हाँ आप खुशी से दीजिए, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप खुशी से दीजिए। तो उस व्यक्ति ने पॉकेट से 100 रुपया निकाला और बोला कि मेरे घर से यही ऑर्डर है कि कहीं भी अगर दान करना हो या चंदा देना हो तो उसकी सीमा तय कर दी गई है, किचन कैबिनेट से एक सीमा तय कर दी गई है। और आप तो जानती हैं, आप महिला हैं, जानती हैं मैं अपने घर की, मतलब मेरी पत्नी जो है उनका मैं कितना सम्मान करता हूं। उनके द्वारा निर्धारित सीमा रेखा को पार करना मेरे मेरी औकात में नहीं है। आप कहें तो पार कर लो, ठीक है, या फिर आप इस सीमा रेखा को आगे बढ़वा के आइए, मैं दे दूंगी, दे दूंगा। अब वो बेचारी बोली ना ना खुशी से जितना देना है दे दिए। तो इस तरह मैंने 900 रुपया बचा लिया। तो मैंने नहीं कहा, मतलब उस व्यक्ति ने 900 रुपया बचा लिया। समझ में आई बात? तो ये क्या हुआ,
अपने निर्णय को थोप दिया गया किस पर? भारत में 99% पुरुष ऐसे ही करते हैं, घर में रहेंगे और सिखा देंगे अपनी पत्नी को या किसी को, पत्नी को ज्यादातर कह दीजिए कि नहीं है, नहीं होता है, कह दीजिए नहीं है। अब जब चली गई महिला, चली गई गेट पर जाके, कहीं है गए हैं बाजार, हिम्मत है पूछ ले, दिखाइए तो घर में कैसे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लैंगिक भेदभाव, अंधविश्वास, ये कैसे है? अंधविश्वास, खाद्य असुरक्षा से इसका क्या संबंध है? बोलिए। हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ, बहुत बर्बाद होता है शादी विवाह में, ठीक है। तो का ये कहा यह जाता है कि बर्बाद हो जाए वो ठीक है, खाना घटना नहीं चाहिए। हाँ, इज्जत चला जाएगा, बर्बाद हो जाए ठीक है, बांट देंगे जाके, लेकिन बड़े ये कोई पत्तल से उठना नहीं चाहिए या खाना घटना नहीं चाहिए। और दूध आम आदमी को मिलता नहीं है, तो भोला हुआ को दूध टन टन का टन, क्विंटल का क्विंटल भोला हुआ दूध पीते हैं। नहीं, किसको? सावन में, हाँ सावन में तो पता नहीं कितना क्विंटल पीते हैं, असीमित क्षमता है। तो अंधविश्वास एक बड़ा कारण है। और बहुत सारा जब यज्ञ होता है तो बहुत अनाज स्वाहा किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है, भोजन के लिए किस तरह लोग तड़पते हैं, आप लोग देखे होंगे, सुदूर देहातों में जाइए, झारखंड के या उड़ीसा में या वनांचल में जनजातियों के बीच स्थिति ये होती है कि एक वक्त लोग खाते हैं, एक वक्त भूखे पेट रहते हैं, या फिर लोग बांट कर खाते हैं, एक समय तुम खाओ, एक समय हम खाएंगे, एक समय बच्चा खाएगा, इस तरह खाते हैं। और दूसरी तरफ अनाज वहा कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है प्रसाद में, यज्ञ में, ये सब, ठीक है। चलिए, तो अंधविश्वास, आगे बढ़ते हैं। आदि भी खाद्य असुरक्षा के खाद्य असुरक्षा के मूलभूत कारण है। लैंगिक भेदभाव का तो हद है। अब ये आज या कल हम पढ़े हैं पेपर में कि एक लड़की सीतामढ़ी की थी, है, आप लोग शायद सुने होंगे, पढ़े होंगे न्यूज, आज ही पेपर में पढ़े हैं, आज या कल, उसको उसके शौहर ने यानी हस्बैंड ने वो मैसेज भेज कर तलाक दे दिया। नहीं समझे? पहले वो आई तो ब्लॉक की, वो बहुत प्रताड़ित करता था, दूसरी लड़की से उसका चक्कर था उसके शौहर का, मतलब खबर में जो है वो अपना मैके आ गई और उसके नंबर को ब्लॉक कर दे। तो पहले वो मैसेज भेजा तलाक तलाक तलाक, लेकिन नंबर तो ब्लॉक था। अब बोली सुनाना भी था ना, सुनेगी तब ना कंप्लीट होगा। तब क्या किया, रिकॉर्ड करके अब भेजा, फिर भी ब्लॉक था, तब दूसरे नंबर से कॉल किया, जब कॉल किया तो सीधे तुरंत बोल दिया तलाक तलाक तलाक, हो गया। मतलब वो अपना समझ लिया कि हो गया, अब छोड़ गया। तब जाके वो FIR की है। संभवतः वो पहले वाली दुनिया में जी रहा होगा उसका शौहर, उसको मालूम नहीं होगा कि 3 तलाक खत्म हो गया है। लेकिन आसानी से देखिए कितना, बस किस मानसिकता का है कि सोचा कि 3 बार कहने से अब छुट्टी, क्योंकि बाल बच्चेदार भी है, ऐस करेगा किसी के साथ, और बेचारी क्या भटकेगी। तो लैंगिक भेदभाव हर एक धर्म में है, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब में है, और महिलाएं शोषण की शिकार। चलिए, चौथा प्रशासनिक कारण,
तो वो तो जो आप बोल रहे हैं ना, सजा ये चोरी का, डकैती का, वो क्रिमिनल क्रिमिनल ये हो गया, क्रिमिनल कोड के तहत मिलेगा, सिविल कोड के तहत। तो सिविल कोड अलग अलग है, लेकिन क्रिमिनल कोड सबका एक ही है। सरिया के अनुसार है, चोरी जो करे उसका हाथ काट दो। तो क्रिमिनल कोड के अनुसार लोग चाहेगा ही नहीं। क्रिमिनल कोड एक समान है, क्रिमिनल कोड में सरिया नहीं लागू होता। सिविल कोड के मामले में विवाह, बच्चे को गोद लेना और संपत्ति का अधिकार, ये तीन चीज जो है वो यूनिफॉर्म सिविल, ये सिविल कोड में आता है। क्या वो तो रहेगा, उसमें बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हिंदू संस्कृति को थोप दिया जाएगा मुसलमान पर, मुस्लिमों को भी साथ फेरा लेना पड़ेगा, वो नहीं है। वो भी कुबूल 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 से ही शादी होगा। हिंदुओं का साथ फेरा, जिसका जो है रिवाज परंपरा, उसी से होगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिससे समाज पर असर पड़ता है। अब जैसे किसी को 3 तलाक 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 3 बार कह के छोड़ दिया, अब एक ही क्षण में स्थिति बदल गई, तलाक हो गया। अब उसका वो इतना दिन तक वो सेवा करती आई अपने हस्बैंड का, अपने शौहर का, अब वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी अपने बच्चों को लेकर? तो उससे पूरा समाज प्रभावित होगा ना। केवल वो व्यक्तिगत, केवल उसी परिवार तक वह सीमित नहीं रहेगा। अच्छा असामाजिक तत्व तो बन सकता है, बिगड़ सकता है, शिक्षा दीक्षा सब कुछ उसके उस पर बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है। कभी कभी लोग वृद्ध अवस्था में भी चले जाते हैं, बूढ़ा हो गए तभी तलाक देके कम उम्र की ये बेगम ले आए। समझ आई बात? एक बार हम आ रहे थे, आप लोग को सुनाए हुए कहानी शायद, एक मौलाना साहब थे, उनकी हर उम्र की लड़की उसके साथ थी। सबसे छोटी दो जो थी, हम समझते थे कि बेटी है। तो इधर मतलब तो कुछ हम दिक्कत हुआ तो हम बोले कि अपनी बेटी को संभालिए। तो वो कहते क्या अपने भाषा में, बेगम को बीवी बनाते हैं, आपको बदतमीजी का हद कर देते हैं। बोले भाई हमको मालूम नहीं था। चलिए, तो ये है प्रशासनिक कारण। क्या है? खाद्य सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों का सही ढंग से क्रियान्वयन ना होना। लिखिए, खाद्य सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों का सही ढंग से क्रियान्वयन न हो पाना। ठीक है। अब विश्व संदर्भ में पहला चीज, ये भारत के संदर्भ में, पूरी दुनिया के संदर्भ में है। केवल हम अपने भारत के संदर्भ में तो बात किया, हमने किया ही, पूरी दुनिया के संदर्भ में भी ये स्थिति आती है? ठीक है, तो भारत के संदर्भ में विशेषकर, विश्व संदर्भ में ये कारण तो है ही, दो अतिरिक्त कारण है विश्व संदर्भ में। खाद्य असुरक्षा के दो अतिरिक्त कारण है। इन कारणों के अलावे दो अतिरिक्त कारण है। पहला, खाद्यान्नों का जैव ईंधन के स्रोत के रूप में उपयोग। जैव ईंधन जैसे इथेनॉल किस किस से बन सकता है? गन्ना से, मक्का से, आलू से। ठीक है, तो ये सबसे बन सकता है। तो लेकिन बनेगा तो जैव ईंधन हमें मिल जाएगा, लेकिन उतना अनाज तो गया। ठीक है, ये दूसरा, कई देशों में तानाशाही
या गृह युद्ध जैसे सोमालिया है की स्थिति के कारण खाद्य सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। खाद्य सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी वर्तमान में पूरे विश्व में 3 कारण है जो पहले ही मैंने बता दिया। रूस यूक्रेन युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग, कोविड-19 के कारण भूखमरी की स्थिति है। ये यूएनओ की रिपोर्ट बताती है, हालिया रिपोर्ट, पिछले सप्ताह ही जो रिपोर्ट आई है। ठीक है, वर्तमान में 3 कारण, 3 अतिरिक्त कारण कौन कौन लिख लीजिए। कोविड-19, दूसरा रूस यूक्रेन युद्ध, तीसरा ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की चरम अवस्थाएं, बाढ़, सूखा आदि। उपाय प्रयास हुए हैं, देखिए सबसे पहले संवैधानिक, आर्टिकल 21 भोजन जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार निहित है। आप लोग लिखिए, डिटेल नहीं लिखिए, हम तो यहां डायग्राम को बना रहे हैं। डिटेल में लिखिए। ये संवैधानिक कारक में मूल अधिकार, संविधान के मूल अधिकार वाले भाग में अनुच्छेद 21 एवं नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद किसमें 47 में खाद्य सुरक्षा की भावना निहित है। खाद्य सुरक्षा की भावना निहित है। जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार निहित है, क्योंकि भोजन के अधिकार के बिना सारे अधिकार क्या है, व्यर्थ है। जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार निहित है। जैसे देखो, हम आपको कहते हैं कि आपको हम राइट टू लिव देते हैं, जीने का अधिकार देते हैं, आपको हम मारेंगे नहीं, लेकिन चारों ओर से हम ये प्रयास करते हैं कि इस तक भोजन नहीं पहुंचे। तब क्या कर रहे हैं हम? मार ही रहे हैं ना, थोड़ा घुमा के मार रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार निहित है। उसके बाद लिखिए सरकारी प्रयास में लिखिए बफर स्टॉक बनाया गया है हमारे यहाँ। बफर स्टॉक क्या कहते हैं इसको?
संकट रोधी भंडार। भारतीय खाद्य निगम का मुख्य उत्तरदायी, लिखो ना, बफर स्टॉक। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई जिसको कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, का मुख्य उत्तरदायित्व है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदे और गोडाउनों में भंडारित करे, अनाज की क्रय करे और अपने गोडाउन में उनका भंडारण करे। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली। इसके द्वारा खाद्यान्नों को बाजार कीमत से कम कीमत, इसके द्वारा खाद्यान्नों को बाजार कीमत से कम कीमत पर खाद्यान्न आम लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। आम लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रणाली में सुधार करते हुए इस प्रणाली में सुधार करते हुए लक्षित जन वितरण प्रणाली को आरंभ किया गया था। तीसरा, बच्चों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए मिड डे मील योजना है, जिसको अब नाम क्या दिया गया है, पीएम पोषण योजना। तो पीएमडीएम मिड डे मील योजना, जिसको अब नाम दिया गया है पीएम पोषण योजना। इसके तहत विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषाहार भी उपलब्ध कराया जाता है। हो गया। और आंगनबाड़ी योजना तो भी उपलब्ध कराया जाता है ना, है ना, उसको क्या कहते हैं,
ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास योजना, ऑब्लिग आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी योजना या कार्यक्रम के तहत बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। हो गया। इसकी निंदा भी की जाती है। बहुत लोग कहते हैं ज्यादा बुद्धि वाले जो हैं, ठीक है, बुद्धि बहुत लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान होते हैं, कहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही मुफ्त खोरी का आदत लगाया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता ठीक से भोजन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो उनके लिए तो प्राथमिकता है भोजन ना, आगे चलकर वह खुद करेगा। मुफ्त खोरी क्या, सरकार जो देती है, सरकार कहीं अपने घर से लाती है क्या? कोई शिक्षा मंत्री, कोई हेडमास्टर, कोई मास्टर अपने घर से, तो पब्लिक का पैसा से वो आया हुआ अनाज है, अब पब्लिक के बच्चों को दिया जा रहा है, तो उसमें मुफ्तखोरी की बात कहाँ उठती है? वो तो हक से खाना चाहिए बच्चों को। समझ में आई बात? अब वैसे भी धरती पर जो भी अनाज उपजा वो सबका है। धरती मैया थोड़ी कहती है कि फलाने का जमीन है, फलाना ही इसका अनाज खा सकता है, ठीक है। लेकिन बुद्धि जो ज्यादा लगाते हैं वो कहते हैं मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति बचपन से ही लगा दी जाती है। अरे भूख से मर जाएगा, बिलबिलाएगा, बाद में तो अपने अधिकार छीन कर ले ही लेगा, आगे बढ़ेगा तो। चलिए, अंत्योदय अन्न योजना, हाँ, निर्धनतम परिवारों के लिए बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत आसान है, कि जो वास्तव में गरीब हैं वो कैसे जीते हैं, उस स्थान पर जाकर स्वयं को देखिए, एक दिन भूखा रह के देखिए, तब पता चलेगा भूख क्या होता है। या 10 दिन एक ही टाइम खा के देखिए, नहीं। बेगूसराय एक सीरियल आती थी, बेगूसराय एक सीरियल आती थी, उसमें हम देखे थे, बेगूसराय के एक दबंग व्यक्ति थे, उन्हीं की कहानी थी कि उस व्यक्ति के परिवार में फादर डेथ कर गए, माँ थी और खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती थी, तो रात में वो अपने बच्चों के साथ जाके छीना झपटी करती थी, अनाज लूटती थी और लाती थी खाता। बेगूसराय एक सीरियल आता था, उसमें हम देखे थे। बाद में वही बच्चा, बचपन से ही उसको आदत हो गई, ठीक है, भाई वही बच्चा जाके बहुत बड़ा दबंग व्यक्ति बना बेगूसराय का। और 2-4 ठो बोलोगे तो पता, ठीक है। तो भूख कहां से कहां ले जाती है बच्चों को, वो दे बताइए। चलिए, उस समय अगर पीएम पोषण योजना होता तो शायद बच्चा को भूख से मरते हुए मां नहीं देखती, शायद, और गलत रास्ते पर मां नहीं जाती है। अंत्योदय अन्न योजना, और इसमें लिखिए, इसमें निर्धनतम परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है। पैंतीस 35 35 किलो, ये वाई योजना है, देखो, अंत्योदय अन्न योजना है।
प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम अब तक का सरकार का, वो है फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। पहले इसको अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था, बाद में इस पर कानून बना। 10 सितंबर 2013 को इस अधिनियम को अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर, वहनीय मतलब जितना खर्च कर सके, वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न को पर्याप्त मात्रा, खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। हाँ, इसे कुछ मुख्य विशेषता जो है इसकी लिख लीजिए। इस अधिनियम में लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को दायरे में लाया गया है। पचहत्तर प्रतिशत रुक गया है, रुक गया है। 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी। आबादी को दायरे में लाया गया है। लाभुक व्यक्ति को, नेक्स्ट पॉइंट, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए प्रति केजी, 2 रुपए प्रति केजी, 1 रुपए प्रति केजी की दर से लाभुक व्यक्ति को, जो इसके दायरे में है, 3 रुपए प्रति केजी, 2 रुपए प्रति केजी और 1 रुपए प्रति केजी की दर से क्रमशः चावल, गेहूं एवं मोटा अनाज प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
और इसी कानून में, ये एक्ट में है कि खाद्य, ये अंत्योदय अन्न योजना वालों को कितना दिया जाएगा? 35 किलोग्राम। गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली शिशुओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए के हिसाब से 6 महीने तक प्रसूति लाभ प्राप्त कराने का प्रावधान किया गया है। प्रसूति लाभ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। अच्छा, खाद्यान्न अगर उपलब्ध नहीं हो रहा है, आपूर्ति नहीं हो रही है आपको, तो खाद्य सुरक्षा भत्ता, देखिए खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान। डैश देख के लिख दीजिए, खाद्य आपूर्ति न होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता, हेलो, का भी प्रावधान किया गया है। राशन कार्ड 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की राशन कार्ड जारी करने के क्रम में, राशन कार्ड जारी करने के क्रम में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना गया है, मतलब उन्हीं के नाम से बनेगा। ये महिला सशक्तिकरण हुआ। लिख लिए? आप महिला मुखिया माना गया है, माना जाएगा, मतलब राशन कार्ड उसी के नाम से बनेगा, कहने का मतलब ये। उसके बाद शिकायत निवारण तंत्र भी है, शिकायत निवारण तंत्र। जिला एवं राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है। लिख लिए? राज्य खाद्य आयोग, नेक्स्ट, स्टेट फूड कमीशन, राज्य खाद्य आयोग। इस कानून के क्रियान्वयन एवं निगरानी
एवं निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य खाद्य आयोग का प्रावधान किया गया है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो गया, राज्य में राज्य खाद्य आयोग, अब फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट के संबंध में विवाद एवं चुनौतियां। क्या है? सबसे बड़ी बात तो गरीब कौन है इसकी पहचान, और गरीबों की संख्या के मामले में राज्य और केंद्र के बीच भेदभाव। जैसे बिहार और केंद्र में ये रहा है, बिहार सरकार का अपना आंकड़ा है, केंद्र सरकार का बिहार के संबंध में अपना आंकड़ा है। तो गरीबों की पहचान, लाभुक कौन हो सकता है? गरीब। तो वो की पहचान के संबंध में जटिलता, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, वही पहला नंबर। जटिलता बताए ना, वही ना, केंद्र और राज्य के बीच विवाद। और बराबर सुनते हुए होंगे बफर स्टॉक में एफसीआई के गोडाउनों में अनाज सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो एक वो समस्या है। खाद्यान्नों की सतत आपूर्ति, रख रखाव एवं भंडारण से जुड़ी समस्या, सरकार को राजकोषीय घाटा होता है, सरकार के राजकोषीय घाटा बढ़ने की समस्या, हर चीज पर होगा नहीं, वो अलग बात है, वो एक अलग पहलू है। घाटा सरकार को, किसी न किसी रूप में सरकार को ही ना खर्च करना पड़ रहा है, घाटा नहीं हुआ। उसके बाद वो खुली भूख के साथ साथ छिपी भूख की समस्या। इसमें खाली गेहूं चावल मिल रहा है, मोटा अनाज, उसी से मिल जाएगा सब कुछ शरीर को? नहीं। देखिए, खुली भूख के साथ साथ छिपी भूख को शांत करने की समस्या, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जन वितरण प्रणाली में व्याप्त विसंगतियां, भ्रष्टाचार, पीडीएस, एफसीआई में भी भ्रष्टाचार है, व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य विसंगतियां। क्या हुआ तुमको? गरीबी एवं बेरोजगारी। बहुत लोग ऐसे हैं जो 3 रुपए किलो भी नहीं खरीद सकते हैं।
सलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताए थे ना, एक दमड़ी में एक ऊंट मिल जाएगा, लेकिन पॉकेट में एक दमड़ी हो तब ना। और जो लोग बेघर हैं, खानाबदोश हैं, बंजारा है, उनके लिए क्या? बेघर, जायावर, खानाबदोश, बंजारा लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं। लिख लिए? लोगों के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है। अब उपाय क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सब सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाना होगा, उत्पादकता भी बढ़ानी होगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो लिखिए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। निरंतर बढ़ती, इसको डील करो, निरंतर बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए, ये खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रत्येक भाग में सर्वव्यापी एवं सदा हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये हो गया। के बाद भंडारण, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया है, सब जगह लागू हो गया है पूरे देश में। शुरुआत तो हो गई है, मतलब आपको राशन कार्ड में एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप देश में कहीं भी अपने कोटे का अनाज उठा सकते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत ये है, जरूरी है, जो कई राशन कार्ड बिहार का कमा रहे, बंगाल में, दिल्ली में। समझ आई बात? तो ये लिखिए, भंडारण सबसे कमजोर कड़ी यही है खाद्य सुरक्षा की। ठीक है, चूहा खा जाता है, लेकिन आदमी को, भारत में चूहा क्या नहीं खाता है? अनाज खा जाता है, शराब भी पी जाता है? बिहार में खासकर, बिहार का चूहा शराब भी पीता है? भंडारण, यह खाद्य सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है।
भारत में लगभग 30% खाद्य सामग्री भंडारण की समुचित सुविधा के अभाव में नष्ट हो जाती है। अतः भंडारण के संबंध में सुधार जरूरी है। पंचायत और ग्राम स्तर पर भंडारण की सुविधा विकसित करना जरूरी है। तो उत्पादन पर सुझाव दे दीजिए, फिर भंडारण पर, अब वितरण, वितरण के स्तर पर। वितरण प्रणाली को अधिक से अधिक बेहतर बनाए जाने की जरूरत है। इस प्रणाली में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। और अगर पीडीएस प्रणाली प्रभावी नहीं हो पाती है कहीं पर, तो सीधे डीबीटी स्कीम लागू कर दिया जाए। डीबीटी समझे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब बाजार कीमत कितना है, और मान लीजिए बाजार कीमत 15 रुपया है, आप सरकार को देते 3 रुपया, तो चावल मिलता है 1 किलो, मिलता ना? बाजार में आपको कितना मिल रहा है? 15 रुपया में 1 किलो चावल। आप देते सरकार को कितना? 3 रुपया देते ना, तो अंतर कितना हो गया? 12 रुपया। तो आप 15, आप बाजार में जाइएगा तो 15 रुपया में मिलेगा ना 1 किलो चावल। तो सरकार 12 रुपया दे दे, किसको? लाभुक को। और 3 रुपया तो उसके पास रहना ही चाहिए ना, सरकार ये अपेक्षा रखती है। ये हो गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके अकाउंट में चला जाएगा। नहीं समझे? इसको डायरेक्ट कैश सब्सिडी भी कहा जाता है। समझ गए इसको? देखिए, अब इसमें दिक्कत क्या थी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कभी कभी मान लीजिए पीडीएस को क्यों नहीं हटा दिया जाए, इसी को क्यों नहीं लागू कर दिया जाए? तो सबसे पहले तो ये कि बाजार में किस भाव से चल रहा है, उतार चढ़ाव होता रहेगा। दूसरी बात ये कि बाजार में खरीदने के लिए आपको पैसा दिया गया है, लेकिन अगर घर में बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं तो मारपीट करते हैं महिलाओं के साथ, तो पैसा छीन कर पैसा का दुरुपयोग किया जा सकता है। समझ आई बात? लेकिन जब अनाज दीजिएगा तो अनाज खाना है, अनाज खाएगा। तो इसलिए, लेकिन अगर पीडीएस प्रणाली प्रभावी नहीं हो पाती है तो खाद्य सुरक्षा को डीबीटी से जोड़ दिया जाए। लिखे, जहां पीडीएस प्रणाली प्रभावी नहीं हो पाती है
वहां खाद्य सुरक्षा को कार्यक्रम को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जोड़ दिया जाए। अब बीपीएल के चयन में क्या होती, गड़बड़ी होती है, तो बीपीएल का चयन पारदर्शी तरीके से ग्राम सभा पर छोड़ दिया जाए। ग्राम सभा होगी, वहां सब लोग बैठेंगे, वहां अमीर को गरीब, गरीब को अमीर करने का खेल चलेगा तो हल्ला। नहीं समझे? कोई अधिकारी और कोई दबंग व्यक्ति बैठ कर तय करेगा सूची, तब तो गड़बड़ी होगी। तो अमीर है गरीब हो जाएगा, जो गरीब है अगर सपोर्टर नहीं है स्थानीय मुखिया का या किसी का, तो उसकी वो सूची से बाहर हो सकता है, या सूची से बाहर करने की धमकी भी काफी है। तो क्या किया जाना चाहिए बीपीएल के चयन में? पारदर्शिता होनी चाहिए। लिखिए, गरीब लोगों की पहचान में पारदर्शिता होनी चाहिए। और गरीबी बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों का ईमानदार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। ईमानदार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अब स्थानीय सरकारों को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में सक्रिय के संदर्भ में अधिक सक्रिय बनाए जाने की जरूरत है। स्थानीय सरकार कौन हुआ? पंचायत और नगरों में नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम पंचायत, इन सभी को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में के संदर्भ में अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। लिखिए, ग्राम पंचायत नगर सरकार को खाद्य सुरक्षा में के संदर्भ में अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये खाद्य असुरक्षा के क्या परिणाम होंगे? खाद्य असुरक्षा, अगर खाद्य सुरक्षा आबादी को नहीं मिलती है तो इसके क्या परिणाम, इस पहलू पर बात कर ले हम लोग। चैप्टर खत्म हो गया है। हाँ सॉरी, वन नेशन वन राशन कार्ड एक अच्छी पहल है। वन नेशन वन राशन कार्ड एक अच्छी पहल है, को सही ढंग से लागू करने की जरूरत है। हो गया। अब अगर आबादी को खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, खाद्य असुरक्षा का परिणाम क्या होगा?
भूखा व्यक्ति जब उठता है तो फिर ग्लोब और क्या तो ऐसे दोहा है, ये कविता है, खा जाता है और फिर भूमंडल उसके इशारों पे नाचने लगती है। भूख से रिड़ियाती हुई हथेली का नाम गया है और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम है नक्सलवाड़ी। तो भूख जो है व्यक्ति में सामाजिक आर्थिक और संतोष, व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक और संतोष को बढ़ाएगा। अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उग्रवाद हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और भूखी आबादी क्या होगी? कमजोर मानव संसाधन, कमजोर मानव संसाधन से क्या होगा? मानव संसाधन ही ना जीडीपी को बढ़ा सकता है। तो जीडीपी क्या होगी? कम स्वास्थ्य समस्या, कुपोषण, भुखमरी, सरकारी व्यय बढ़ेगा। किस पर? स्वास्थ्य होगा ना, कहीं ना कहीं आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा आबादी के लिए। और असंतोष, हिंसा, अस्थिरता को बढ़ावा। आबादी भूखी रहेगी तो कानून और व्यवस्था को चुनौती मिलेगी। भूखे का पहला धर्म क्या है? भोजन। हाँ, ये एक कहानी है, भगवान राम के बारे में कहा जाता है। एक बार एक कुत्ता आया, उनके महल के सामने में न्याय की जंजीर होती थी, जिसको भी न्याय चाहे वो जंजीर खींचता था, घंटा बजता था, राम निकलते थे, कहीं भी हो वो झरोखे में आते थे, पूछते थे क्या बात है बताओ। कुत्ते ने कहा पुजारी ने हमको मारा। पुजारी को बुलाया गया, पुजारी से पूछा गया क्यों मारा? पुजारी ने कहा इसने देव मूर्ति पर चढ़ी हुई प्रसाद को खाया, जूठा किया, मूर्ति को अपवित्र किया, इसलिए इसको मारा। तो राम ने कहा कि भूखे का पहला धर्म है भोजन। यह अपने धर्म का पालन कर रहा था और तुम्हें चाहिए था इसको खिलाना, लेकिन बदले में तूने डंडा मारा है, इसलिए अगले जन्म में तुम कुत्ता बनोगे। कहने का तात्पर्य ये कि भूखा चाहे कोई ये प्राणी हो, जंतु हो, जानवर हो या मनुष्य हो, सबसे पहले भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म है, उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, भूख से बिलबिलाती हुई आबादी रहेगी तो समाज और देश कभी अस्थिर, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए देखिए, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। एक और रामधारी सिंह दिनकर बहुत क्रांतिकारी कवि थे। एक कविता है उनकी कि गरीबों के बच्चे दूध के लिए माँ के शरीर से चिपक कर ठंडी रातें बिताते हैं और अमीरों के कुत्ते दूध पीते हैं। और उसके आगे उसमें एक लाइन है
दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने जाते हैं, हटो व्योम के मेघ हम स्वर्ग लूटने आते हैं। लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? हटो व्योम के मेघ हम स्वर्ग लूटने आते हैं, मतलब क्या है? स्वर्ग यहाँ किसको कहा गया? अमीर लोगों की अमीरी पर कहा गया। हटो, तुम्हारा कुत्ता दूध पिएगा, लूटेंगे दूध को और लाएंगे, किसको पिलाएंगे? गरीबों के बच्चे को। चलिए, तो आज का लाइव क्लास खत्म हुआ, गूगल मीट पर चलेगा। ओके, इसी के साथ इकोनॉमी